दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 21 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार में भी अब लव जिहाद कानून बनाने के लिए प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में कल राजधानी पटना में कारगिल चौक पर सैकड़ों की संख्या में लोग लव जिहाद कानून बनाने की मांग को लेकर खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बिहार में भी लव जिहाद का कानून लागू होना चाहिए। लोग हाथ में लाल झंडा लिए जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लव जिहाद कानून का समर्थन किया था। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध भी किया था कि वे यह समझे कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक समरसता के विषय हैं। जी हां, गौरतलब है कि इसके पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने लव जिहाद कानून को लेकर सख्ती दिखाई है और वहां की सरकारों ने अपने अपने राज्य में इसे लेकर सख्त कानून बना भी दिए हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। जी हां, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर सभी विधायक प्रत्याशियों के साथ समीक्षा की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी दिनों में झारखंड और बिहार में संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहीं बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे वो कितनी भी रैलियां और दौरे कर ले, यानी कि अमित शाह कितनी भी रैलियां और दौरे कर ले। जी आपको बता दूं कि बिहार के बाद पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। जी हाँ, यानी कि 2021 के अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी वाले तृणमूल कांग्रेस की सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत उन गरीबों को जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है, ताकि वे भी अपना खुद का घर बना सके। ऐसे में यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए आवेदन करने से पहले अपना नाम लिस्ट में जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले rhreporting.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको एंटर कर इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। जहां रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर एडवांस सर्च पर क्लिक करें, फॉर्म भरें और फिर सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में मौजूद है तो फिर सभी संबंधित ब्यौरा दिखाई देगा। आपको बता दूं कि यदि आपके पास पहले से ही पक्का मकान है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। जो कुछ वीडियो आपको हंसाते हैं तो कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी आज हम आपको एक ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें कानून का पालन करने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी इस वीडियो की खास बात यह है कि ये एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो है। जी वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक संभाल रही महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरीके से एक लड़की से उसे वहां से जाने के लिए पैसे लेती है और किसी को खबर तक भी नहीं रखती है। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी का है। घटना पुणे के साई चौक की बताई जा रही है। इस वीडियो को 18 दिसंबर को एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था। जी इसके बाद ही ट्विटर यूजर ने कैप्शन में लिखा है कि ना गूगल पे, ना ही फोन पे और ना ही यूपीआई, सीधा पॉकेट पे। जब वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक संभाल रही एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक लड़की और उसकी मां को रोकती है और गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहती है। जब गाड़ी के कागजात नहीं मिले तो फिर महिला पुलिसकर्मी लड़की को वहां से जाने के लिए पैसे मांगती है। जी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस वक्त वहां पर पुलिस के कई अधिकारी भी खड़े हैं। यही कारण है कि महिला पुलिसकर्मी सीधे पैसे नहीं मांगते हैं और लड़की से कहती है कि वे पैसे उसके जेब में डाल दे। उसके बाद फिर क्या था, महिला पुलिसकर्मी के जेब में लड़की पैसे डालती है और वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। इस पूरी वीडियो को किसी इमारत से शूट किया गया है। महिला पुलिसकर्मी इस वीडियो से बेखबर रहती है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती है। एक और यूजर ने लिखा है कि इसके आगे डिजिटल इंडिया क्या चीज है।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा है कि ऐसा रोड शो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त है। बंगाल में परिवर्तन तय है। कोलकाता में अमित शाह ने कहा है कि अध्यक्ष रहते हुए मैंने रोड शो देखे हैं और कई किए हैं, मगर आज कहना चाहता हूं कि आज जैसा रोड शो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। यह रोड शो से बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार और विश्वास दिखाई देता है। ममता दीदी के प्रति गुस्सा दिखता है। बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि इस बार बारी कमल की है। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। यह परिवर्तन एक सीएम बदलने का नहीं है, टीएमसी की सरकार बदलने और बीजेपी की सरकार बनाने का नहीं है। बंगाल के विकास और बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन है। जी हां, अमित शाह ने कहा है कि परिवर्तन बांग्लादेश से घुसपैठियों को रोकने के लिए है। यह परिवर्तन राज्य का हिंसा समाप्त करने के लिए है। यह परिवर्तन तौलाबाजी टैक्स बंद करने का परिवर्तन है। भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का परिवर्तन है। अगली बार चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। यह टैगोर और सुभाष बाबू के सपने का बंगाल बनाएंगे। जहां जहां बीजेपी को शासन मिला है वहां विकास हुआ है। रोड शो में अमित शाह ने कहा है कि बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया है। आजादी के बाद कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई को मौका दिया गया। 10 साल ममता दीदी का शासन चलाया, विकास और हिंसा कम नहीं हुई, बेरोजगारी नहीं घटी। कांग्रेस को मौका दिया गया, कम्युनिस्टों को मौका दिया गया। एक मौका नरेंद्र मोदी को दें। 5 साल के अंदर हम सोनार बंगला बनाएंगे। दोस्तों, हरियाणा के कैथल से बीजेपी विधायक लीला राम एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में किसान नहीं है बल्कि खालिस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग बैठे हैं। जी हां, उन्होंने आगे कहा है कि जिन्होंने इंदिरा को ठोक दिया वे मोदी को ठोक देंगे। यही नहीं है, लीला राम ने आगे भी कहा है कि वह इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अचानक दिल्ली में स्थित रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। जी हां, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारे में ग्रंथी ज्ञानी हरदयाल सिंह और वह मौजूद सभी लोगों से बातचीत की। जी हां, हरदयाल सिंह ने बताया कि पीएम मोदी गुरुद्वारे में 10 मिनट तक रुके और गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी। रकाबगंज गुरुद्वारे से लौटकर पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि आज सुबह में ऐतिहासिक रकाबगंज गुरुद्वारा गया जहां गुरु तेग बहादुर के पवित्र शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह गुरु तेग बहादुर की दया भावनाओं से प्रेरित हूं। अपने विवादास्पद टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के इन्नो से सांसद साक्षी महाराज ने अब कहा है कि जैसा कि पाकिस्तान से अधिक मुसलमान भारत में हैं, उनका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत में मुस्लिम आबादी अधिक है, इसीलिए मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के दर्जा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मुसलमानों को अब खुद को हिंदुओं का छोटा भाई बहन समझना चाहिए और देश में उनके साथ रहना चाहिए। देश की बढ़ती जनसंख्या पर बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि जल्द ही बढ़ती जनसंख्या की जांच के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। जहां जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाले मस्जिद का डिजाइन जारी कर दिया है। जी हां, दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद के अंडाकार डिजाइन में कोई गुंबद नहीं है। जी हां, भव्य तरीके से बनाए जाने वाले मस्जिद के लेआउट और डिजाइन जारी कर दिए गए हैं। दरअसल अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद के डिजाइन को लेकर शनिवार को हुई बैठक में फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ आर्किटेक्ट्स भी शामिल हुए थे। जी हां, जो लोग बैठक में शामिल नहीं हो सके उन्हें वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया। जहां बैठक में मस्जिद निर्माण, अस्पताल, रिसर्च सेंटर, कम्युनिटी किचन और म्यूजियम आदि की डिजाइन पर भी मुहर लगी। जहां मस्जिद को लेकर शिलान्यास किनके हाथों में होगा, निर्माण के चरण किस तरीके के आगे बढ़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर बोर्ड ने काफी हद तक फैसला कर लिया है। जहां लेकिन इसका ऐलान समय आने पर होगा। जहां इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ही इसकी देखरेख कर रहा है। मस्जिद के परिसर में मस्जिद और शोध संस्थान के अलावा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सार्वजनिक भोजनालय और कुतुब खाना यानी कि आधुनिक पुस्तकालय भी बनाने की योजना है। जी हां, फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन के मुताबिक 5 एकड़ जमीन के केंद्र में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इसके अलावा जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। जी हां, मस्जिद का आकार गोल यानी कि वर्तुलाकार रखा गया है। अगले साल जनवरी 2021 से अयोध्या की चौहद्दी से बसे गांव धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जी हां,
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुहैया कराई गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद परिसर निर्माण शुरू करने की सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जी हां, नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। अब शिलान्यास की औपचारिकता के साथ मस्जिद परिसर में अन्य भवनों के निर्माण की भी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। जहां इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। उन्हें स्थानांतरित करके डीजीपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। जहां आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद उन्हें बिहार का प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। अब सरकार ने उन्हें अस्थायी तौर पर पोस्टिंग कर दी गई है। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद उनका पद संभाल रहे एसके सिंघल 1996 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर सीवान में शहाबुद्दीन ने हमला किया था। जी हां, उस दौरान वे वहां पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। 2007 में एक विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को एसके सिंघल पर हमला के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। दोस्तों, साल 2020 खत्म होने में बस चंद ही दिन बाकी बचे हैं। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगा था। कुछ ही दिनों में नया साल 2021 आ जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में कब कब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेंगे। जी हां, साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगेगा। भारत समेत उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया में आंशिक रूप से यह नजर आएगा। जी हां, उत्तरी कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा। 2021 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा। जी हां, यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। जी हां, यह ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। जी हां, आपको बता दूं कि 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में एक उपछाया ग्रहण के तौर पर दिखाई दिया जा सकेगा। जी हां, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। उसके बाद आपको बता दूं कि 19 नवंबर को 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह भारत, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। दोस्तों, पिछले 3 साल में एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी राशि में 203 रुपए तक की कमी आई है। जी हां, पिछले माह एलपीजी ग्राहकों के खाते में लगभग 89 रुपए सब्सिडी मिली है, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 692 रुपए थी। वहीं दिसंबर 2020 में सिलेंडर की कीमत 792 रुपए होने के बावजूद बढ़ी हुई सब्सिडी नहीं मिली है। जी हां, कई उपभोक्ताओं ने इस महीने बढ़ी हुई कीमतों पर सिलेंडर बुक कराया, लेकिन उनके खाते में सब्सिडी नहीं पहुंची है। जी हां, जानकारी के अनुसार वर्ष दिसंबर 2018 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 906 रुपए थी। तब सरकार ने ग्राहकों के खाते में 396 रुपए जमा किया था। जी हां, इस प्रकार उनको मूल्य रूप से 510 रुपए अदा करना पड़ा था। इसी तरीके से मार्च में 2019 में सिलेंडर की कीमत 794 रुपए थी। तब ग्राहकों के खाते में 290 रुपए सब्सिडी जमा हुए थे। जी हां, तब उनको मूल रूप से 504 रुपए अदा करना पड़ा। वहीं मई 2019 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 805 रुपए थी। जी हां, उस माह केंद्र सरकार ने ग्राहकों के खाते में 300 रुपए सब्सिडी दी थी। तब उनको मूल रूप से 505 रुपए लगे। जहां वर्ष 2020 के जनवरी माह में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 816 रुपए थी और ग्राहकों के खाते में 243 रुपए सब्सिडी भेजी गई। जी हां, तब ग्राहकों को मूल रूप से 573 रुपए देने पड़े थे। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव के वक्त जेल से बाहर होते तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। राजद और महागठबंधन का हाल ऐसा नहीं होता। अब जब चुनाव परिणाम आ गया है तो फिर किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब किसी की कमी ढूंढने से ज्यादा कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की जरूरत है। राजद की समीक्षा बैठक के ठीक पहले चुनाव में मिली हार को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पहली बार एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर दी। जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस आड़ में तेजस्वी यादव की नीतियों पर भी सवाल उठाया दिया। जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आज राजद में लालू प्रसाद यादव की नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कोई दूसरा व्यक्ति लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी इतना कहना नहीं भूलते कि कम समय में तेजस्वी यादव ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और इसे बरकरार रखने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए भले ही अत्याधुनिक संसाधनों और तकनीक का प्रयोग करते हो, पर अपराध को रोकने और फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। जी हां, अपराधी जहां मोटरसाइकिल और कार से चलते हैं वहां पुलिस उन्हें साइकिल पर चढ़कर रोकेगी। जहां अपराध नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस की ये कवायद अब लगातार सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, राजद के सुपौल जिला पुलिस ने रात्रि गश्ती को लेकर यह नया प्रयोग किया है। जी हां, सुपौल पुलिस ने जवानों की साइकिल पेट्रोलिंग टीम
टीम तैयार की है। इस गश्ती दल को 20 ग्रुप में बांटा गया है जो जिले के विभिन्न इलाकों में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गश्ती करेंगे। जहां गश्ती के लिए इन जवानों को साइकिल के साथ टॉर्च सहित अन्य आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया गया है। जहां पुलिस का मानना है कि ठंड के मौसम में होने वाली चोरों और फिर सेंध मारे जैसे अपराधिक पर विशेषकर इस प्रकार से लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार में बढ़ते ठंड के साथ सब्जी बाजार में स्थानीय आवक के साथ ही बाहरी आवक बढ़ने का असर सब्जियों की कीमत पर भी पड़ने लगा है। जहां करीब एक माह पहले 50 रुपए के प्रति किलो से अधिक दाम में बिकने वाली सब्जियों की कीमत आधी हो गई है। बाजार में सब्जियों के दाम में गिरावट का दौर लगातार जारी है। खासकर मौसमी सब्जियों के दाम में भी आवक बढ़ने के कम हो गए हैं। जहां दाम आधे होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इन दिनों बाजार में फूल गोभी, टमाटर, सेम, टमाटर, मेथी की मांग ज्यादा है। सब्जियों के दाम घटने से जहां ग्राहकों को महंगाई से राहत मिली है, तो वही सीमांचल मिथिलांचल की सब्जी मंडी में लोकल हरी सब्जी पहुंच रही है, जहां पर मंडी में किसानों और व्यापारियों को सब्जी के अधिक दाम नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, अक्सर रसोई गैस उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर के कम गैस मिलने या फिर अचानक सिलेंडर से गैस लीक होने की शिकायतें की जाती रहती है। वहीं रसोई गैस उपभोक्ताओं का गैस सिलेंडर के वजन में हेराफेरी को लेकर भी हॉकर से झगड़ा होता रहता है। लेकिन अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को इन समस्याओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, दरअसल इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बाजार में मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर उपलब्ध है। जी हाँ, ये रेगुलेटर कई तरीके से सुरक्षा देती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर किचन में सिलेंडर के डॉक्टर की तरह काम करता है। जहां मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर किचन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में अहम रोल निभाता है। यह रेगुलेटर न केवल सिलेंडर में गैस की स्थिति के बारे में बताते हैं, बल्कि इनमें चाइल्ड लॉक की भी सुविधा दी गई है। वही गैस के अतिरिक्त प्रवाह को जांचने के लिए मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर में वॉल्ट और लीकेज डिटेक्टर भी लगा हुआ है। जी हां, सिलेंडर या फिर रबर ट्यूब से अगर गैस लीक हो रही है, तो फिर मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर गैस के प्रवाह को फौरन बंद कर देता है। वही अगर सिलेंडर में गैस खत्म होने पर है, तो फिर मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर उपभोक्ताओं को अलार्म बजाकर आगाह कर देता है, ताकि वे नए सिलेंडर की व्यवस्था कर सके। अक्सर गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों के पीछे इनका गलत तरीके से इस्तेमाल, खराब रबर ट्यूब और गैर मानक उपकरणों का इस्तेमाल करना बड़ा कारण होता है। जी हां, लेकिन मल्टी फंक्शनल रेगुलेटर इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार कल भागलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने खनन के दौरान मिले प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का निरीक्षण किया। जी हां, इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इन्हें सहेजने के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें कि भागलपुर के कई क्षेत्र में उत्खनन के दौरान प्राचीन अवशेष मिले हैं। जी हां, पिछले दिनों बिहपुर प्रखंड की जयरामपुर पंचायत के गुराडीह में 25 फुट ऊंचे टीले से प्राचीनतम अवशेष मिले थे। जी हां, जिसको देखने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे थे। पिछले दिनों यहां से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के बर्तन के टुकड़े, गोपन गुल्ला, सिल्ला, लोडी, हैंडल युक्त बर्तन, चौड़ा आकार के टेराकोटा की मूर्तियां आदि मिली थी। जैसे सीएम नीतीश कुमार के आवागमन पर स्टॉल लगाकर इन चीजों को प्रदर्शित किया गया था। इससे पहले नीतीश कुमार बीते 12 दिसंबर को बांका जिले के अमरपुर स्थित भद्रिया में मिले बुद्धकालीन पुरातात्विक अवशेषों को देखने पहुंचे थे। जब पटना लौटने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई के लछुआड़ स्थित भगवान महावीर के जन्मस्थल पहुंचे और वहां हो रहे निर्माण कार्य को भी देखा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टरों को लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर की गई बयानबाजी भारी पड़ गई है। जी हां, चारा घोटाले में झारखंड में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में उनका इलाज राजेंद्र नगर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में चल रहा है। जी हां, इस बीच खबर आई कि लालू प्रसाद यादव की किडनी केवल 25% काम कर रही है। इस तरीके से बयान देने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जी हां, दरअसल लालू प्रसाद यादव के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कुछ दिनों पहले मीडिया को जानकारी दी थी कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और किडनी केवल 25% क्षमता से काम कर रही है। इनकी इस अनाधिकृत बयानबाजी के लिए अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जहां वहीं अब राजेंद्र नगर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय मीडिया में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर जो भी जानकारियां आई थी वे गलत है। लालू के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में लिखित तौर पर बताया कि उन्होंने मीडिया से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं की है। उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है।
अपहरण के मामले में मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। जी हां, अभियोजन मामले में मुकदमा को साबित करने में असफल रहा। जी हां, जानकारी के अनुसार पटना की बेउर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में अभय कुमार सिंह का अपहरण हो गया था। जी हां, घटना के बाद पुलिस आज तक अभय सिंह का कुछ भी अता पता लगा नहीं सकी। जब बताया जाता है कि जमीन विवाद में सुलह करने के नाम पर अपहरण किया गया था। मामले के बाद पुलिस कई साल से अभय सिंह की तलाश कर रही है, मगर उनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है, जिस कारण विधायक अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, जिस उम्मीद के साथ तरकारी के राजा आलू की किसानों ने खेती की, उससे इस बार किसानों को शुरुआत के दौर में कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, भाव के उतार चढ़ाव से किसानों के चेहरे लटक गए हैं। शनिवार को बिहार के कई मंडी में आलू का भाव 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जहां खुले बाजार में यह आलू 20 रुपए प्रति किलो अभी भी बिक रहा है। अब जिस तरीके से आलू के भाव मंडी में गिर रहे हैं, उससे खुले बाजार में भी इसका असर पड़ेगा और आम आदमी को आलू खरीदने में हाथ नहीं खींचना पड़ेगा। जहां करीब 42,000 हेक्टेयर में आलू की खेती की गई है। इस बार किसानों ने महंगा बीज और महंगी लागत के बीच पुराने भाव को देखते हुए जिस उम्मीद के साथ आलू की खेती की, अब उसका कोई भी खास फायदा मौजूद समय में नहीं आ रहा है। जी हां, उसका कोई खास फायदा हाथ नहीं लग रही है। दोस्तों, बिहार में ठंड पूरे चरम पर है और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। लगातार घटते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद बिहार में भी मौसम विभाग ने एक साथ 26 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां कल रात से राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। जहां गया में न्यूनतम तापमान सबसे कम है। जहां गया में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पटना में इस साल का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जी हां, ठंड की वजह से जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए नगर निगम और सभी अंचलाधिकारियों को गरीबों के लिए समुचित रेन बसेरा और अलाव का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। जी हां, शनिवार को रात में ही 48 जगहों पर अलाव जलने लगा है, जबकि सोमवार को यानी कि आज और कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि जहां ठंड और बर्फीले हवा से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वही कोहरे से पिछले 2 दिनों से राहत मिल रही है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अबू दोजाना की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जहां उन्हें इलाज के लिए पटना के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालात गंभीर बताई जा रही है। आरजेडी के टिकट पर सीतामढ़ी के सूरसंड से विधायक रहे अबू दोजाना के करीबियों का कहना है कि उन्हें फिलहाल राजधानी पटना के राजेंद्र नगर स्थित मेडिका इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी मिली है कि अबू दोजाना हार्ट की बीमारी से जूझ रही है, जो उनकी हालात गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले बिहार में 80% अपराध की घटनाओं के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से आरजेडी के ऊपर हमला बोला है। जी हां, जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में सुशासन की वजह से अब आरजेडी की आमदनी कम हो गई है। कारोबारियों, डॉक्टरों से मांगे जाने वाले फिरौती से जनता अब मुक्त है। जंगल राज के खिलाफ वोट देकर जनता नहीं, खुद को बचा लिया है, लेकिन इसका परिणाम आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, मांझी ने कहा है कि आरजेडी की आमदनी जंगल राज के खात्मे के साथ बंद हो गई है, लिहाजा अब पार्टी का खजाना भरने के लिए आरजेडी अपने विधायकों से ही पैसे मांग रही है। दरअसल आपको बता दूं कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को लेकर निर्देश जारी किया है, जहां उसमें कहा गया है कि हर माह 10,000 रुपए पार्टी के फंड में जमा करें। जहां पहले 25,000 रुपए हर माह जमा करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसका विधायकों ने विरोध किया, तब बात 10,000 रुपए पर बनी। जहां अब 75 विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को हर महीने पार्टी फंड में 10,000 रुपए जमा करना होगा। पूर्व विधायक और विधान पार्षदों को भी पैसे जमा करना होगा। जहां इन लोगों को 4,000 रुपए हर माह देना होगा। दोस्तों, भारत सूफी संतों का देश है। जी हाँ, यहाँ महान सूफी संतों ने अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया है और लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, इन्हीं में नाम आता है दिल्ली के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, जिनके नाम से ही दिल्ली सारा निजामुद्दीन इलाका जाना जाता है। जहाँ दुनिया भर से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी निजामुद्दीन दरबार में हाजिरी देने पहुंचते हैं और हर वर्ष यहाँ उर्स का आयोजन होता है। जहाँ इस वर्ष भी उर्स का आयोजन हुआ, लेकिन
लेकिन कोरोना काल के चलते प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। जहां 700 साल पुराना दरबार हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया की उर्स महल की इमारत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाई थी, जिसकी बुनियाद कुछ इस तरह हुई थी कि 1960 में जब उर्स कार्यक्रम एक मैदान के मिट्टी के चबूतरे पर हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस उर्स के आयोजन में शामिल हुए। जब अचानक बारिश हुई तब देखा कार्यक्रम में सभी भीग गए। जहां उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर को आदेश दिए है कि यहां एक बड़ा हॉल बनाया जाए। लगभग 2 साल में उर्स महल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। जहां तब 1962 में इमारत का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्ण ने किया था। तब से यहां उर्स के कार्यक्रम इसी उर्स महल में आयोजन होते आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में सियासत भी खूब रंग बदलती रहती है। जहां इन दिनों सियासी हवन और पूजा का दौर चल रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई तथा उनके स्वास्थ्य के लिए हवन और पूजा कर रहे हैं। जी हां, इसी की ताजा कड़ी है कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी की केंद्र सरकार में शामिल नेताओं की बुद्धि खोलने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जी हां, आपको बता दें कि पप्पू यादव केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जी आंदोलन के अगले चरण में वे 22 दिसंबर को राजभवन मार्च करने वाले हैं। इसी दौरान पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं की बुद्धि खोलने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। दोस्तों, जमीन का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल अधिकारियों को कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। जी हां, म्यूटेशन के मामले में कम समय में निष्पादन के लिए डीसीएलआर और सीओ का काम भी मूल्यांकन शुरू हुआ तो फिर पता चला कि लंबित आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। पटना जिले के सदर अंचल में ऑनलाइन दाखिल खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित हैं, जी हां, जबकि विक्रम में सबसे कम है। पटना सदर में 21% आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि विक्रम में मात्र 6% आवेदन का निपटारा ही हो पाया है। दोस्तों, पटना एम्स में कोरोना संक्रमित पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अचानक पहुंचे, जिनका एम्स पटना में सीटी स्कैन कराया गया। हालांकि चिकित्सकों ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एम्स में एडमिट होने की सलाह दी, लेकिन वे जरूरी जांच कराने के बाद वापस पटना एम्स से अपने सरकारी आवास लौट गए। दोस्तों, बिहार में भले ही विकास के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हम आपको एक आज ऐसी पुल के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 18 सालों से बन रहा है और अभी तक निर्माणाधीन है। जी यानी कि बन ही रहा है। इस पुल के निर्माण की आस में एक पीढ़ी जवान हो गई। जी शायद सुनने में ये कुछ अजीब सा लगे, परंतु ये हकीकत है। जी हर चुनावी मुद्दा बनाने के बावजूद इस पुल के न बनने के तकरीबन 1 दर्जन गाँव के लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी के बदले 7 से 8 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है। जी हां, जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के मुख्यालय के कोठिया गांव के निकट कड्डुआ नदी पर बन रहा है यह पुल कोठिया, जहर बिगा, देवरत नाथ गांव सहित तकरीबन 1 दर्जन गांव को जोड़ता है। जी हां, वर्ष 2002-3 से बन रहे इस पुल के सभी पिलर तो बनकर तैयार हैं, परंतु पुल का पूरा निर्माण न हो पाना ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अलग कहानी बयां कर रहा है। जी हां, भलाओ आसपास के सभी ग्रामीणों का जिन्होंने अपने चंदे से पुल के सभी पायों पर बांस की चचरी रखकर खतरनाक ही सही लेकिन चलने फिरने के काबिल तो बना दिया है। जहां ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदारों और बिचौलियों के आपसी झगड़े में इसके सभी पिलर तो बन गए हैं, पर यह पुल पूरा नहीं हो पाया है। लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक के चुनाव में चुनावी मुद्दा बनने वाले इस पुल के निर्माण को लेकर सभी नेता आश्वासन देते हैं, परंतु चुनाव के बाद नेताओं का आश्वासन कोरा ही साबित होता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसे लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।